ये वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में आज हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हम नॉर्थ अफ्रीका रीजन की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में समझेंगे। हमने अब तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इकोनॉमिक एस्पेक्ट के बारे में समझा। अब उन सब के बेस पर हम जो नॉलेज डेवलप कर चुके हैं उसके बेस पर हम नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। मैं जब नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ तो मैं किन की बात कर रहा हूँ? वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, तुनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान। तो मैं इन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है अब आप सब इसे इमेजिन करना शुरू हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी बात है। साथ के साथ ही कैपिटल भी लर्न किया करें, दिमाग में बैठ जाएंगी तो आसानी रहेगी हमेशा के लिए। तो हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान। इतनी बात क्लियर? इसकी पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। हम बहुत ही अपने मैनर में इसको स्टडी करेंगे। अपने मैनर में स्टडी करने का मतलब कंट्री बाय कंट्री तो जाएंगे, लेकिन अप्रोच कंट्री बाय कंट्री नहीं करेंगे। हम लार्जर कॉन्सेप्ट से अप्रोच करेंगे। उसमें केस स्टडीज़ वाइज मैं कंट्रीज़ डिस्कस करता रहूँगा। हम लार्जर कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। सिखाना क्या चाह रहा है, हमें कंट्रीज़ क्यों पढ़नी है, ये समझने के लिए कि नेशन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट फेल हुआ और आज उसके लिए अगर एफर्ट्स हैं तो चैलेंजेस क्या हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं और कहाँ कहाँ पर अचीवमेंट्स हो पाई हैं। इसमें केस स्टडीज़ वाइज मैं डिस्कस करते जाऊँगा कंट्रीज़ को। हमें मूल निकालना है इस टॉपिक का। हमें टॉपिक में सब्जेक्ट के अंदर, चैप्टर के अंदर दी हुए कंट्रियों को रटना नहीं है। ये बात समझ के चलिए। हमें तो पर्सपेक्टिव डेवलप करना है। हमें सिविल सर्विसेज और लार्जर वर्ल्ड इश्यूज़ को एड्रेस करना है। सिविल सर्विसेज के क्वेश्चंस और लार्जर वर्ल्ड इश्यूज़। चले उस मैनर में। तो मैंने बेस में एक कहानी रखी, एक मुद्दा रखा, दैट इज़ नेशन बिल्डिंग। ये जिन कंट्रीज़ की भी मैंने बात की, ये यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के प्रभाव में थी। और ये प्रभाव कहाँ रहा, कब तक रहा होगा? तो ये रेंज 1950 से 1970 के बीच में कहीं फॉल करती है कि यहाँ से यहाँ के समय के बीच ये ख़त्म हो गया। 15th सेंचुरी से शुरू होकर के इसका जो क्लोजिंग पीरियड रहा होगा वो अलग अलग कंट्रीज़ वाइज 1950 टू 1970s में डील करता है। कहीं 1950 के दशक में आज़ादी मिल गई, कहीं 1970 के दशक में, डिकेड में आज़ादी मिल गई। दशक माने डिकेड, तो 10 ईयर्स। इतनी बात क्लियर है? एक एक कंट्री को कब आज़ादी मिली रट करके हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। हमें वो रटना भी नहीं है। जिन कंट्रीज़ के साथ हम डील करें उनके बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर अगर वेस्टर्न सहारा की बात करें तो ये हमें पता होना ज़रूरी है कि कौन सी कॉलोनियल पावर यहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, और वो हमें क्लियरली पता है कि स्पेन हुआ करता था। ठीक, अगर हम मोरक्को की बात करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन था। तो दो कंट्रीज़ इसके हिस्सों में डील करती थी, एक स्पेन, एक फ्रांस। इसके अलावा अगर हम फ्रांस ही के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अल्जीरिया और तुनीशिया, ये दोनों भी फ्रांस ही के अंडर आया करती थी। देन लीबिया, ये इटली के प्रभाव में थी, और इजिप्ट एंड सूडान ये ब्रिटिश कंट्रोल में थी। तो मेजॉरली ब्रिटिश, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, स्पेन, ये वो यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स हैं जो यहाँ पर कंट्रोल करती थी। डन। 1950 से 70 के दौर में ये चले गए, आज़ादी मिल गई, क्योंकि रेजिस्टेंस क्रिएट हुई इन नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ के द्वारा, जिसके फलस्वरूप उन्हें आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद क्या निकल के आता है? राष्ट्र का निर्माण करना होता है, एक नेशन को बिल्ड करना होता है। इसमें आज बहुत सारे क्वेश्चंस एड्रेस हो जाएंगे। अब मेन एस्पेक्ट यहाँ पर यह है कि नेशन बिल्डिंग में एक्चुअली में क्या आ जाता होगा। नेशन बिल्डिंग में एक्चुअली में क्या आ जाता होगा? इसमें 3 चरण से चीज़ों को लीजिए आप। सोशल, इकोनॉमिक और सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल
कल्चरल, आप इस मैनर में लीजिए। इन फ्रंट्स पर आप नेशन को बिल्ड करेंगे। उदाहरण के तौर पर जब आप पॉलिटिकल फ्रंट पर नेशन बिल्डअप कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ें मैटर करेंगी। वो ये कि जो स्टेट है, स्टेट यहाँ पर कौन है? राज्य। मैं जरा राज्य के बारे में थोड़ा यहाँ पर समझाऊं। देखिए, इंडिविजुअल्स समूह में रहते हैं, ग्रुप में। ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप, आप यू कैन कॉल दिस ग्रुप सोसाइटी। ये सोसाइटी बहुत से कॉमन एलिमेंट आपस में शेयर करती है, कॉमन एलिमेंट्स शेयर करती है, जिन कॉमन एलिमेंट्स के बेसिस पर आप इसे एक नेशन कह सकते हैं। आप इसे एक नेशन कह सकते हैं। हो सकता है इनका हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस कॉमन हो सकता है इनके फ्यूचर को लेके एस्पिरेशंस और ड्रीम्स कॉमन हो सकता है इनका हेरिटेज कॉमन हो। कई बार मल्टीकल्चरल हेरिटेज भी होता है तो भी कोई इशू नहीं है, हो सकता है कि इनके कस्टम कल्चर मैनर कॉमन हो, लैंग्वेज कॉमन हो, ना भी हो तो भी चलेगा। मेन एस्पेक्ट है कि बहुत से कॉमन ट्रेट्स ये आपस में शेयर करने लगते हैं, ये एक नेशन हो जाते हैं, एक राष्ट्र हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो नेशन है एक्चुअली में तो ये जो सोसाइटी के मेंबर हैं, इनमें कुछ कॉमन ट्रेट्स एग्जिस्टेंस में आए तो इन्होंने खुद को एक राष्ट्र के रूप में देखा कि वी आर नेशन। हम कोई ऐसी लूजली ऑर्गेनाइज सोसाइटी नहीं है, हम एक नेशन है। लेकिन ये नेशन यानी कि ये सोसाइटी तो चलेगी नियम कानूनों से ही। एक नियम कानून सिस्टम होना चाहिए जिससे चल पाए। किसके क्या राइट्स हैं ये इंश्योर करना जरूरी है, किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं ये इंश्योर करना जरूरी है, किसको कैसे विकास मिलना चाहिए, किस तरह से पनिशमेंट मिलनी चाहिए ये निर्धारित करना जरूरी है, क्या क्राइम है क्या क्राइम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें निर्धारित करनी जरूरी है, नियम कानून व्यवस्था चाहिए। तो नेशन का ये वाला जो फॉर्म होता है जो नियम कानून व्यवस्था से डील करता है, यानी कि द पॉलिटिकल अरेंजमेंट ऑफ नेशन और द पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द नेशन, दैट इज द स्टेट। आप उसे स्टेट कह के पुकारते हैं, राज्य, दैट्स ऑल। जैसे कि आप भारतीय राष्ट्र में हैं, द इंडियन नेशन में, और आप इंडियन नेशन के अंदर क्या है, यू आर इंडियन नेशनल, द नेशनल जिसे हम नेशनैलिटी कहते हैं, तो यू आर इंडियन नेशनल। आप जिस रेड लाइट सिग्नल पर खड़े हैं वहां पर रेड लाइट सिग्नल का एक रूल है कि रेड लाइट है तो खड़े रहना है, ये रूल, ये स्टेट है। आप इस रूल से चल रहे हैं, नेशनल्स इस रूल के अंदर हैं। वहां पर खड़ा हुआ वो व्यक्ति जो ट्रैफिक पुलिस से आता है, वो आपसे ये रूल फॉलो करा रहा है, वो इस समय स्टेट ऑपरेटर्स का हिस्सा है, राज्य के व्यवस्था का हिस्सा है, वो उपकरणों का हिस्सा है वो। इस तरह से आप जिन भी नियम कानूनों के तहत चलते हैं वो राज्य है। उन नियम कानूनों की अगर आप ब्रेच करते हैं तो आप राज्य की अथॉरिटी को ब्रेच कर रहे हैं, फिर आपको लॉ कोर्ट में ले जाया जाएगा। तो लॉ कोर्ट भी, जो लॉ कोर्ट है जुडिशरी, वो भी स्टेट को ही एक्सप्रेस कर रही है ज़मीन पर। इसके अलावा ये सारे नियम कानून बनाने वाली बॉडी द लेजिस्लेचर, वो भी स्टेट ही को एक्सप्रेस कर रही है। और इसके अलावा इन सारे नियम कानूनों को ज़मीनी स्तर पर आपके पास लेकर आने के लिए, यानी कि वो जो पुलिस वाला पॉइंट हुआ वहाँ पर जिसने रेड लाइट लगाई और वो रेड लाइट का नियम ज़मीन तक आप तक लेकर के आए, वो एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं ज़मीनी स्तर पर, ओके, जिसे आप एक सेंस में गवर्नमेंट भी कह देते हैं। आप इसे गवर्नमेंट भी कह देते हैं। तो कई बार आप ऐसा कह देते हैं स्टेट यानी कि गवर्नमेंट, स्टेट यानी कि गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पर जब हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो आपको समझाने के लिए मैंने समझाया कि ये एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन होता है नेशन का, एक पॉलिटिकल अरेंजमेंट होता है नेशन का, जिस अरेंजमेंट के अंदर नेशन चलता है। ये ना हो तो फिर नेशन कैसे चलेगा। मैं, आप, हम सब हैं, इस समय हम सब हैं। आपने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने आपको थप्पड़ मारा, हमने एक दूसरे को मार पीट दिया, आगे क्या हम इस चीज़ का निपटारा ऐसे ही करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। ये अगर होगा तो शक्तिशाली कमज़ोर को ख़त्म कर देगा, शक्तिशाली कमज़ोर को ख़त्म कर देगा, फिर उससे भी शक्तिशाली आकर के इसे भी ख़त्म कर देगा। समाज खुद को कभी भी ऐसे व्यवस्थित नहीं करना चाहेगा।
समाज हमेशा एक ऐसी व्यवस्था चाहेगा जिसमें ये ना हो, तो वो व्यवस्था ही राज्य है। राष्ट्र ऐसी व्यवस्था करेगा, वो राज्य है, वरना चल ही नहीं पाएंगे हम। जैसे मैं इस समय जिस इंस्टीट्यूट में हूँ वो रेंट पर है, रेंट का एक अग्रीमेंट है, एक नियम है, कानून है, वरना अभी वो अभी ऊपर आए, मेरी कुर्सियाँ उर्सियाँ सब निकाल दे, ख़त्म कर दे, तो मेरी तो सारी व्यवस्था ही ख़त्म हो गई। मेरी तो अगले समय की सारी प्लानिंग, मेरी की हुई लाखों की सारी इन्वेस्टमेंट, मेरी वर्षों की मेहनत सब नष्ट हो गया। ऐसे कैसे चल पाएंगे समाज के लोग? तो समाज ने मिल बैठ करके फैसला करके जनहित को ध्यान में रखते हुए सुचारू ढंग से समाज चल सके, यानी कि राष्ट्र चल सके, नियम कानून और संस्थाएं बनाई हैं, रूल रेगुलेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस बनाई हैं। वो सब एक प्रबंध है। हम उसे कह देते हैं कि वो सारा का सारा एक पॉलिटिकल एक्सप्रेशन है नेशन का, दैट इज द स्टेट, राज्य। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो स्टेट के कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें, तो जब आप पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं नेशन बिल्डिंग के अंदर, तो एक मेजर एस्पेक्ट आता है कि स्टेट का नेचर कैसा हो, द नेचर ऑफ द स्टेट। स्टेट का नेचर कैसा हो? स्टेट वेलफेयर स्टेट हो, जन कल्याणकारी स्टेट हो, स्टेट पुलिस स्टेट हो, बल के दम पर, पावर के दम पर समाज को चला रहा हो, शक्ति के दम पर डंडे से चला रहा हो। यह प्रकृति निर्धारित करनी जरूरी है कि स्टेट कैसा है, उसकी प्रकृति क्या है। दूसरी तरफ यह देखना बहुत जरूरी है कि स्टेट किस तरह के पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करता है। वो डेमोक्रेटिक मैनर में चलता है या वहां पर ऑटोक्रेसी को इंपॉर्टेंस दी हुई है। स्टेट के लेवल पर यह देखना जरूरी है कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स कैसी है। क्या वहां पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं? क्या वहां पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं? या क्या वहां पर किसी तरह की कोई मोनार्की एग्जिस्ट कर रही है? ये सारी चीज़ों को देखना जरूरी है। तो एक स्टेट ही के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आ जाएं तो बहुत कुछ देखना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही उसका नेचर वेलफेयर हो जाता है अगर, तो फिर स्टेट की कुछ ड्यूटीज़ हैं, स्टेट को कुछ डायरेक्टिव्स मिलने जरूरी हैं कि स्टेट को क्या करना है। जैसे आपके देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, DPSPs। आपका संविधान स्टेट को, राज्य को, भारतीय राज्य को निर्देश देता है कि आपको जनता के प्रति ये करना है, देश के प्रति ये करना है। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक वो एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर जब वेलफेयर स्टेट हो जाएगा तो फॉर्म एकदम चेंज हो जाएगी, और फिर रूल रेगुलेशन भी वैसे ही बनेंगे। फिर पब्लिक वेलफेयर से जुड़े हुए सारे तरह के काम करने पड़ेंगे। लेकिन हो सकता है कि अगर वेलफेयर स्टेट नहीं चल रहा है, पुलिस स्टेट चल रहा है, तो ब्रिटिशर्स के समय में अगर देखें तो एक पुलिस स्टेट का कॉन्सेप्ट आपको दिख सकता है कि यहाँ के लोगों को सिर्फ और सिर्फ आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं अपनी मदर कंट्री के बेनिफिट के लिए। तो वहाँ आप सेम, यू आर द सेम गवर्नमेंट, वहाँ आप वेलफेयर बिहेव करते हैं, यहाँ पुलिस अत्याचार हो रहा है। आई बात समझ में? तो इसलिए ये नेचर, प्रकृति निर्धारित करती है कि आगे राज्य की जिम्मेदारियां क्या होंगी, उसकी ड्यूटीज क्या होंगी। राज्य बनाना पड़ता है, राज्य को नर्चर करना पड़ता है। राज्य की प्रकृति नेचुरली नहीं आती, प्रकृतिकरण उसका करना पड़ता है। राज्य का स्वरूप विकसित करना पड़ता है कि पार्लियामेंटेरियन होना चाहिए या प्रेसिडेंशियल होना चाहिए। अगर पार्लियामेंटेरियन होगा तो इंस्टीट्यूशंस कौन सी इंपॉर्टेंट होंगी, और फिर उन इंस्टीट्यूशंस को सैबोटेज होने से बचाना पड़ता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई व्यक्ति उन इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर ना कर ले। इंस्टीट्यूशन हमेशा सुप्रीम रहे। कोई प्राइम मिनिस्टर है, इंपॉर्टेंट है द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, नॉट द पर्सन। कोई प्रेसिडेंट है तो इंपॉर्टेंट है द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉट द पर्सन विच इज हु इज प्रेसिडेंट। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो राष्ट्रपति के पदभार पर है। राष्ट्रपति एक संस्था के रूप में बहुत बड़ा है, न्यायालय संस्था के रूप में बड़ी है, न्यायाधीश संस्था के रूप में बड़े हैं। संस्था की मर्यादा का मान यदि वे स्वयं भी नहीं रखेंगे तो उन पर भी महाभियोग चलाएंगे हम। हमारे देश में इम्पीचमेंट का प्रोसेस है कि यदि राष्ट्रपति और जजेस स्वयं अपनी ही संस्था का मान न रखें तो उन पर भी महाभियोग चला दिया जाता है। तो संस्था बड़ी है,
संस्था बड़ी ना होती तो इम्पीचमेंट कहां से चलती? मुअम्मर गद्दाफी ने चुनाव ही नहीं होने दिया कभी लीबिया में। बेन अली 1981 से 2011 तक ऐसे ही शासन करते रहे। वो संस्थाएं तो दिखी नहीं गई। संस्थाएं बड़ी होती तो ये नहीं हो पाता। संस्थाएं बड़ी थी तो 2 साल के लिए इंदिरा गांधी के रिजिम में इमरजेंसी लगी, ट्रायल चला उन पर, कमेटी बनी जिसने देखा कि भाई एट्रोसिटीज़ तो नहीं कमिट की गई, सिविल लिबर्टीज़ को दबाया तो नहीं गया, उन्हें जेल जाना पड़ा क्योंकि बड़ी संस्था थी, इंस्टीट्यूशंस बड़ी थी। ये क्या रातों रात हो गई बड़ी? किसी ने कर दी बड़ी। इंस्टीट्यूशंस को नर्चर करना नेशन बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा कार्य है। राष्ट्र निर्माण में ये बहुत बड़ा काम है जिसे बड़ी मेहनत से किया जाता है। राष्ट्र की प्रकृति निर्धारित करना, कितनों ने रास्ते में रोड़े फंसाए होंगे कि अभी हमारी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम वेलफेयर स्टेट की तरह चलें, हम वैसे जन कल्याणकारी काम अभी नहीं कर सकते। तो उसी डिबेट का नतीजा है ना कि फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो जस्टिशिएबल है, वो जस्टिशिएबल है। यानी कि अगर स्टेट फंडामेंटल राइट्स को फुलफिल नहीं होने देता या फुलफिल होने से रोक रहा है तो आप उसके लिए न्यायालय के पास जाएंगे कि मेरे फंडामेंटल राइट्स एनक्रोच हो रहे हैं या उन्हें फुली नर्चर नहीं होने दिया जा रहा है, तो बिकॉज दे आर जस्टिशिएबल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी के अगले पार्ट में आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य को निर्देश दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आपको ये करना है। आपको मैटरनिटी लीव बेनिफिट देना है, आपको कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होने नहीं देना है, आपको एंटरप्रेन्योर और लेबर के बीच में कलेक्टिव बार्गेनिंग से मुद्दे सुलझाने हैं, आपको नेशनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है, आपको ग्राम पंचायत सिस्टम नर्चर करना है, आपको फ्री लीगल एड लोगों को उपलब्ध करानी है, आपको इंटॉक्सिकेंट्स और नशों से देश को मुक्त कराना है, आपको यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तमाम चीज़ें जो निर्देश दिए गए हैं राज्य को संविधान के द्वारा कि ये आपको आने वाले समय में करना है, लेकिन ये जस्टिशिएबल नहीं है। ये जस्टिशिएबल नहीं है कि आप ये कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सरकार नहीं कर रही। सरकार को निर्देश है ये कि आपको कभी ये करना है तो सरकार समय आने पर उस बिंदु से जुड़ा कानून बनाएगी, लॉ बनाएगी। जैसे यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन हो, ये डीपीएसपी में लिखा है, निर्देश दिए गए हैं। लेकिन ये हुआ कब? ये हुआ तब जब सरकार के द्वारा संविधान को अमेंड करके आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A ऐड किया गया, तब राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत, RTE के तहत आपको कंपल्सरी यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन मिली है। जैसे चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए लिखा है, उसके लिए कानून बना है और 2006 में फिर वो बैन हुई है। जैसे मैटरनिटी लीव को लेकर के कानून बने हैं, जैसे पंचायती राज संस्थाओं का आर्टिकल 40 है, लेकिन उससे जुड़ा हुआ 1992 में जाके कानून बना है, तब जाकर के वो कॉन्स्टिट्यूशन में आई है। आई बात समझ में? तो बात को समझिए कि जब तक उन बिंदुओं से जुड़े कानून नहीं बने, आप तब तक उनको लीगली क्लेम नहीं कर पाए, वो जस्टिशिएबल नहीं थे। लेकिन जब कानून बने तो जस्टिशिएबल हुए। तो देश ने कितनी गहरी चर्चा की, संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी हमारा, जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के, संविधान बनाने वाली कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के। तो उसने चर्चा की तो 2 सहमतियां बनी। पहली कि राज्य जन कल्याणकारी होगा, वेलफेयर होगा। ये कैसे पता चले? तो कहते ऐसे निर्देश डालो, संविधान में निर्देश डालो। लेकिन कहते क्या अभी सामर्थ्य है देश के पास, इतना धन है, इतना पैसा है, कहीं जिस राष्ट्र को हम जन कल्याणकारी बनाना चाहते हैं उसी राष्ट्र के वासी अभी से अगर हम इसे जस्टिशिएबल बना दें तो ऐसी मांगें करके, जो राष्ट्र अभी पे करने की कैपेसिटी में ही नहीं है, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं जिस राष्ट्र में, उसे ध्वस्त ना कर दे, गिरा ना दे।
कहीं विदेशी एनजीओज, विदेशी शक्तियां जो अभी अभी हमें छोड़ करके गई हैं, आज़ाद करके गई हैं, कहीं हमारे ही राष्ट्रवासियों को बरगला करके हमारे ही राज्य से ऐसी ऐसी मांगे पैदा ना करा दे कि हम कोलैप्स हो जाएं, कर्जे में डूब जाएं और वो फिर हम पर शासन करें। तो इसलिए कहते फिर इसे जस्टिशिएबल ना रखो। जैसे जैसे सरकार में सामर्थ्य आता जाएगा, जैसे जैसे पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव के लिए कॉन्टेस्ट करेंगी, उनके मैनिफेस्टो में ये रिफ्लेक्ट होते ही रहेंगे पॉइंट, और फिर धीरे 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 इन पर कानून प्रावधान बनते रहेंगे। तो डीपीएसपी ये बात हुई कि जस्टिशिएबल बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी कसौटी पर खरे उतरने के लिए तो हर 5-5 साल पर सरकारों को पॉपुलर इलेक्शन फेस करने ही पड़ेंगे। अगर वो ये देंगे तो जनता चुन के आएगी, चुन के दिलाएगी, वरना चुन के नहीं दिलाएगी उनको। कितने इंटेलेक्ट से निकली ये दो बातें कि एक तो पहले तो रखो कॉन्स्टिट्यूशन में, दूसरा जस्टिशिएबल अभी मत बनाओ। तो राष्ट्र निर्माण कोई हलवा है कि ऐसे बैठे क्या कर रहे हो, आज तो मैं लगा हूं राष्ट्र निर्माण करने सुबह से, और क्या किया, कुछ नहीं, छोले भटूरे 2 बार खा लिए हैं। ऐसे नहीं होता। जिन्होंने किया है उनका बड़ा अनुभव था, गहन अध्ययन था, पढ़ाई थी, शिक्षा थी। 60 मुल्कों के संविधानों का गहन अध्ययन किया, विभिन्न संस्कृतियों को पढ़ा, अलग अलग कल्चर्स को स्टडी किया कि क्या क्या कल्चरल एलिमेंट हमसे मेल खाते हैं और हम किन किन बिंदुओं को उठा करके भारत के अनुरूप ढाल सकते हैं। ये अथक प्रयास और स्वतंत्रता का संग्राम जो इतना बड़ा चला हमारा, नेशन बिल्डिंग साथ साथ, तो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने वाले फ्रीडम फाइटर का 2 नारे पहले दिन से थे कि केवल आज़ादी नहीं, ओनली फ्रीडम, इंडिपेंडेंस नहीं। ऐसी इंडिपेंडेंस किस काम की जिसमें नेशन बिल्डिंग के एलिमेंट ना हो। तो साथ के साथ नेशन बिल्डिंग भी चल रही है। वो फ्रीडम स्ट्रगल भी कर रहे हैं, अंग्रेजों से मांग रहे हैं, लेकिन साथ के साथ इंडिया को भी रिफॉर्म कर रहे हैं पहले दिन से ही। चाहे दलितों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे राज्यों के अपने ऑटोनॉमस कैरेक्टर की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो, चाहे अलग अलग भाषाओं की बात हो। आप जरा उठा कर को देखिए, प्रत्येक कार्य को बहुत संजीदगी से किया गया है और लंबे समय में हुआ ये। फिर जाकर के राष्ट्र निर्माण की एक फ्रंट पर कामयाबी हासिल हुई। तो अगर स्टेट ही के लेवल पर, मैं पॉलिटिकल लेवल पे ही राष्ट्र निर्माण की बात कर लूं, तो इसका एक स्टेक होल्डर स्टेट है। उस स्टेट ही के लेवल पर कितनी चीजें हैं, कितनी वाइजली चूज करना पड़ा होगा कि पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाएं या प्रेसिडेंशियल, और कितनी कितनी मेहनत से ये चूज करना पड़ेगा कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर रखें या फिर सेपरेशन ऑफ पावर विद बिट ऑफ इंटरफेरेंसेस रखें, ताकि एक चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट रहे कि कोई भी अपने क्षेत्र में जो उसको शक्तियां मिली हैं उसका अति प्रयोग ना कर ले। तो एक वाइजली और मेटिकुलसली आर्टिकुलेटेड सिस्टम क्रिएट किया जिसमें लेजिस्लेचर लॉ बनाने के मामले में स्वतंत्र है, लेकिन उसके कानून जुडिशरी के रिव्यू के अंडर आते हैं, जिसमें जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में तो स्वतंत्र है, लेकिन उसके फैसलों को अमेंडमेंट से पलटा जा सकता है। जजों की नियुक्ति में सरकार की भी एक स्तर पर भूमिका तो है। नए कोर्ट बनाने में पार्लियामेंट रोल प्ले करेगी, ना कि जुडिशरी। तो ये बड़ी बात है। कैसे एग्जीक्यूटिव चुनी भी लेजिस्लेचर से जाएगी और वो आंसरेबल भी लेजिस्लेचर को है, और कैसे एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति के वाया जुडिशरी से सलाह ले सकती है, आर्टिकल 143। तो जोड़ दिया गया तीनों को और स्वतंत्र भी रखा गया। ये कितने लंबे समय की मेहनत का नतीजा होगा। तो नागरिकों के क्या अधिकार होने चाहिए मौलिक, उनको आइडेंटिफाई करना और पहले दिन से उन्हें जस्टिशिएबल बना के आपको देना। वेलफेयर स्टेट क्या होता है इसकी धारणा लेकर के आना, और फिर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करना प्रीएम्बल के अंदर। इसलिए फिर वो वेलफेयर चीजें हो भी पाई, वरना नहीं हो पाती। पहले दिन से यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज आपको जाति, पंथ, धर्म से परे करके, लिंग से परे करके वोट डालने का अधिकार दे दिया। आप एडल्ट हैं तो यू ऑल आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, और आप वोट कर रहे हैं तो प्रमाणित है आप चुनाव में खड़े भी हो सकते हैं। आप चुनाव में खड़े भी हो सकते हैं। जो एज एलिजिबिलिटी है उसे फुलफिल करिए और जो बाकी लीगल क्राइटेरिया उसे फुलफिल करिए, आप खड़े हो सकते हैं। और रिपब्लिक कैरेक्टर चुना, जो ब्रिटेन राज करके गया, जो डेमोक्रेसी का झंडा उठा के घूम रहा था,
वो फिर भी मोनार्की डेमोक्रेसी है, लेकिन हम रिपब्लिक डेमोक्रेसी हैं। हमारे देश का सर्वोच्च दफ्तर या सर्वोच्च संस्था देश के आम नागरिकों के लिए खुली है, यानी कि राष्ट्रपति भवन। आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, वो किसी हेरिडिटी के लिए रिजर्व नहीं रखा गया, वो किसी लीनियज के लिए रिजर्व नहीं है। ये प्रमाणित करता है कि ये मतलब सुनने में बड़ी आम बात लगती है कि ठीक है, हमने कौन सा राष्ट्रपति बनना है, तुमने नहीं बनना अलग बात है, जो बनना चाहता है उसके लिए मार्ग तो खोला छोड़ा है ना, मैसेज तो दिया ना देश को कि देश है क्या, देश रिपब्लिक है, किसी धर्म, जाति, पंथ, लिंग के अधीन वाला अब ये देश नहीं है, किसी राजघराने के अंदर वाला देश नहीं है, किसी एक संस्कृति के अधीन रहने वाला देश नहीं है। इसकी रूट में, इसके मूल में मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। किसी धर्म, जन्म, पंथ, जाति, लिंग से आते हो वहां पहुंच सकते हैं आप। आदिवासी हैं पहुंच सकते हैं, औरत हैं पहुंच सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हैं वहां पहुंच सकते हैं, किसी भाषा के हैं वहां पहुंच सकते हैं। और ये प्रमाणित है कि ऐसे लोग पहुंचे हैं। ये कुछ और नहीं कर रहा। एक व्यक्ति की राष्ट्रपति बनना, आपके समुदाय से एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया, बहुत कोई बड़ा अंतर भी मैं मानूं तो ना पड़ा हो, लेकिन यह तो सुनिश्चित हुआ कि देश की प्रकृति क्या है, राज्य का नेचर क्या है, ये तो इंश्योर हुआ। तो बहुत सी चीजें इसलिए नहीं की जाती कि लिटरली उससे जमीनी स्तर पर कोई सोशल इकोनॉमिक चेंजेस आ जाएंगे आपकी लाइफ में बड़े, लेकिन वो चीजें इसलिए की जाती हैं कि सोशल इकोनॉमिक चेंजेस किस डायरेक्शन में लेके जाने हैं, वो हमें जब खुद को लीड करना होता है, हमें देखना होता है किसी और, तो हम देखते हैं कि राज्य की मूल प्रकृति ये है, इस दिशा में सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस लेके आने हैं। समझ में आई बात? आप हिमालय की चोटी पर लगे हुई उस पताका को देख करके ही अपनी यात्रा आरंभ करते हो। वो बात अलग है कि आप हिमालय चोटी ही पे तो सीधे नहीं चढ़ गए, आपने तो कई मील के पत्थर गाड़े हैं रस्तों में, लेकिन किस दिशा में बढ़ना है वो तो वो पताका बताती है। वो झंडा जो वहां लहराया यार, वो तो बताता है कि इधर को जाना, इधर तो नहीं चले गए। और पता लगे कि चढ़ रहे थे हिमालय और पहुंच गए जाकर के, फिर पता ही आपको, ठीक है, पहुंचना था जापान, पहुंच गए चीन। तो ये नहीं होना चाहिए। कोई अपनी विचारधारा से डिरेल ना कर दे, देश को भ्रमित ना कर दे। मैं सिर्फ इस ओपनिंग सेशन से, ये जो मैंने अभी ओपनिंग शुरू की अपने लेक्चर की, इससे सिर्फ आपका मेंटल फ्रेमवर्क बनाना चाहता हूं कि आप समझ सके कि राष्ट्र निर्माण कोई मतलब एक खाली खोखला शब्द नहीं है कि नेशन बिल्डिंग करना जरूरी है। नेशन बिल्डिंग माना व्हाट? What do you mean by nation building when you are talking about nation building? ये बहुत मेहनत, अथक प्रयासों से, अनुभवों से, विचार विमर्शों से, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट और कई तरह की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स सबको एकोमोडेट करके फिर जो निकलता है उससे राष्ट्र निर्माण होता है। समावेशी राष्ट्र निर्माण, ऑल एनकम्पैसिंग नेशन बिल्डिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंट पर हम स्टेट की बात कर रहे हैं। अब पॉलिटिकल फ्रंट पर इंडिविजुअल ले लीजिए, नेशनल्स, तो उनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए और जिनमें उन इंडिविजुअल को जब फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, वो फंडामेंटल राइट्स के तहत उन इंडिविजुअल्स को स्टेट से ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है, स्टेट से ही प्रोटेक्ट किया जा रहा है। फंडामेंटल राइट मेजॉरली आपको स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं। ये द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम द स्टेट। कि नेशन बिल्डिंग के नाम पर ये ना हो कि नेशनल से ही खत्म कर दिए जाए। नेशन बिल्डिंग के नाम पर योजनाएं ला रही है सरकार, कुछ भी, कि राष्ट्र का निर्माण करना है, उसमें डिस्टर्बेंसेस आती हैं। और डिस्टर्बेंसेस का एक बड़ा कारण है कि वायलेंस बहुत है, राइट्स बहुत है, क्लैशेस बहुत है हमारे मुल्क में। और उसका कारण ये है कि धर्म बहुत ज़्यादा है। तो हम अब ये प्रयास करने जा रहे हैं कि भाई एक या दो से ज़्यादा धर्म ना हो। और देख लीजिए, नेशन बिल्डिंग के हक में है, दंगे कम होंगे तो जो है ज़्यादा प्रगति होगी, ज़्यादा प्रगति होगी तो दंगाओं से डर करके, भयभीत होकर के जो युवा विदेशों की ओर भाग रहे हैं, जो कह रहे हैं कि भारत में बहुत राइट्स हैं, वो नहीं भागेंगे। युवाओं को रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं। युवा भी सुन रहे हैं, और लीडर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, भारत बदल रहा है। नहीं, थोड़े समय में पता लगेगा क्या बदल रहा है, पता लगेगा तुमको क्या बनाना चाह रहे हो वो। तो वहां पर फिर स्टेट को बुला रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, कहते इधर आना। कहते हाँ, क्या भाषण दे रहे थे भाई? कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन मौखिक ऑर्गेनिक बॉडी है, वो बोलता है। पूछे क्या भाषण दे रहे थे? कहते राजनीतिक स्थिरता लाने की बात कर रहा था कि विभिन्न धर्मों के कारण वैमनस्य फैलता है तो एक या दो ही धर्म रखेंगे। तो कमाल बात है। और वो कौन से चुने हैं तुमने?
में कौन सा रखना चाहते हो?